तो आज अपन जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, नोट किसी को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो मैं समझाऊंगा उसको समझेंगे, उसके बाद में जब लिखने का टाइम दिया जाएगा तब लिखेंगे। चैप्टर की हेडिंग लिखनी है वो तुम लिख सकते हो। बातें करने को मना किया भाई। तो देखो सबसे पहले समझते हैं इसमें एक जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट लाइन है, उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। किसकी दी हुई है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। तो ये जो डेफिनेशन है कुछ बताती है हमें। इट इज स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं उनकी जो भी हिस्ट्री रही है उसी की स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। वापस से बताइए कि जो अर्थ पर जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती है, अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती है उनकी जो भी हिस्ट्री रही है उसी की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलेंगे। इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है वो भी देखिए। चेंजेज इन फ्लोरा। डू यू नो फ्लोरा क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्लांट्स और फोना एनिमल्स। चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना occurred बिलियंस ईयर्स अगो। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि प्लांट और एनिमल्स में जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो भी चेंजेस हुए हैं दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशन का जो सिंपल जो टर्म है ये केस को रिप्रेजेंट करता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कुछ भी क्या हो जाना? चेंज हो जाना। यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ना, सन का मतलब होता है प्रोसेस या फिर फिनोमेना। इवॉल्व का मतलब कुछ भी इवॉल्व होने की प्रक्रिया को ही या फिर इवॉल्व होने के प्रोसेस को ही क्या बोल दिया जाता है? इवोल्यूशन बोल दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन तो किसकी हो गई है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की। अब दूसरी डेफिनेशन अपन बात करते हैं व्हाट इज इवोल्यूशन। इसकी बात करेंगे इवोल्यूशन की। अब एक बात बताइए, जैसे कि ये कोई भी एक बिल्डिंग है वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने उस बिल्डिंग को क्या कर दिया? गिरा दिया है। तो बताओ अब इसका चेंज हुआ या नहीं हुआ? उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हो गया ना। इसका मतलब जो प्रॉपर पहले बनी हुई बिल्डिंग थी उसमें किसकी कैपेबिलिटी कि वो बाद में कैसी बन सकती है? आपके पास में कोई एक पेपर है जो रफ पेपर हो, जो काम का नहीं है वो दे दो। हाँ ये दे दो। इधर ध्यान से देखिए, ये पेपर है अपने पास में। अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। मान के चलिए मैंने इस पेपर को क्या बना दिया? ऐसे फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? ये फोल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर पता है क्या कैपेबिलिटी है? अगर मैं इसको अनफोल्ड कर दूं ये वापस से पहले जैसा हो जाएगा।
तो इस पेपर के अंदर क्या था, ये पोटेंशियल था कि ये कैसा भी हो सकता है, फोल्ड भी हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करूं, मैं इसको ऐसे भी तो फोल्ड कर सकता हूं। ये अब देखो अब क्या दूसरी स्ट्रक्चर बन गई है, या फिर मैं इसको वापस से क्या कर सकता हूं, अनफोल्ड कर सकता हूं। तो किसी भी चीज में कुछ पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। और इसी कन्वर्ट होने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो पोटेंशियल होता है, उसी को क्या बोल देते हैं अपन, इवोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, टू अनफोल्ड कॉमा अनरोल और टू रिवील, बातें नहीं करनी भाई, हिडन पोटेंशियल्स। तो इवोल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज को अनफोल्ड करना, किसी भी चीज को अनरोल करना, या फिर उसकी जो हिडन पोटेंशियलिटीज होती हैं उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। या फिर और सिंपल टर्म में इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूं, चेंजेस फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होने को ही क्या बोल दिया जाता है, इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, तो देखो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की भी दो डेफिनेशन है और इवोल्यूशन की भी दो डेफिनेशन है। सिंपल मीनिंग क्या होता है इसका, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंजेस हो जाना ही, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। समझ गए क्या बात को। ये तो होता है इसका जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में है, तो मैं आपको बता देता हूं, हमें इस चैप्टर में अपने खुद के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि ह्यूमन आए कैसे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी अपन हम सब कहां पे रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं। क्या ह्यूमन एक लिविंग है, लिविंग एंटिटी है क्या कोई है, ठीक है, मतलब एक जो ह्यूमन स्पीसीज है वो एक लाइफ है, ठीक है। और ये जो लाइफ है वो कहां पे रह रही है, अर्थ पर रह रही है। और अर्थ कहां पे है, यूनिवर्स में है। अर्थ कहां पे है, यूनिवर्स में। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। यूनिवर्स का ओरिजिन पता लगा लिया, उसके बाद में हमें पता लगाना पड़ेगा कि उस यूनिवर्स में अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, या फिर अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। और फिर अर्थ का ओरिजिन अगर हमें पता लग जाएगा, उस अर्थ पर लाइफ कैसे आई है, और अगर उस लाइफ का पता लग जाएगा तो हम ये भी पता लग सकते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। हमें पढ़ना किसके बारे में है, खुद के बारे में। लेकिन खुद के बारे में पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। देन इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में हमें पता लगेगा कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो हमें इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ना है, एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ अर्थ, से भी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, और अगर अपन ने पता लगा लिया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, तो हमें इससे यह भी तो पता लग जाएगा ना इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड लाइफ फॉर्म्स और बायोडाइवर्सिटी ऑन इट। अगर हमने पता लगा लिया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, तो अपन पता लगाएंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है। तो अगर अपन पता लगा लेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है, और इसी के साथ में हमें ये भी तो पता लग जाएगा ना
कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और उस अर्थ पर जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती है या फिर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इतनी बात समझ में आती है। कभी आप अपने घर की छत पे सोए हो चांदनी रात में, और जब आप ऊपर देखते हो आसमान में, खुले आसमान में, तो आपको क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? स्टार्स दिखाई देते हैं। कितने सारे होते हैं वो? बहुत सारे होते हैं। तो जब अपन खुले आसमान में ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? सितारे दिखाई देते हैं। और कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपका उसका प्रोसेस आपको पता होगा कि पहले हमारी आंखों से लाइट जाएगी, देन उससे टकराएगी, देन वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। तो वो आपको जो दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं? लाइट की वजह से दिखाई दे रहे हैं। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। मान के चलिए, क्या करके चलना है? मान के चलना है कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ है या फिर देख रहा है किसको? आसमान को। आसमान में क्या है? सितारे हैं। क्या है? सितारे हैं। हाँ, तारे और सितारे। अब देखो होगा क्या कि जब इसने देखा किसको? सितारों। इधर से लाइट जाएगी, वापस से टकरा करके वापस आएगी, तभी तो कोई चीज दिखाई देगी ना। अरे रिफ्लेक्शन नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। तो बताइए, जब आप इसको सितारों को देख रहे हो तो आप क्या इन सितारों के या फिर इन स्टार्स के प्रेजेंट को देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो, या फिर फ्यूचर को देख रहे हो? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट को देख रहे हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि वो जो लाइट आपको जो आपकी आंखों में आई है ना, वो इस वाले सितारे की नहीं है। आपने जिस सितारे की जो लाइट आ रही है आपके पास में, वो सितारा आप तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना करेगा कि तेरे पास में लाइट पहुंच जाए फिर मैं आगे निकलूं। वो सितारा तो अब आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब इस जगह पर कोई और सितारा पहले रहा होगा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले इसने ही अपनी लाइट जो है वो इमिट कर दी होगी, लेकिन आज वो तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। इसलिए बोला जाता है कि जब अपन खुले आसमान में अपन देखते हैं तो अपन इन स्टार्स के किसको देखते हैं? पास्ट को देखा जाता है। और ये जो डिस्टेंस होती है ना आपकी आंखों से और स्टार तक की जो दूरी होती है, इसको बोला जाता है स्टेलर डिस्टेंस। और ये जो स्टेलर डिस्टेंस होती है इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। किसमें मेजर किया जाता है? लाइट ईयर्स में। अब एक और बात, जब मेरे को आप देख रहे हो या फिर मैं तुम्हें देख रहा हूं तो आप मेरा या फिर मैं तुम्हारा प्रेजेंट देख रहा हूं, पास्ट देख रहा हूं, फ्यूचर देख रहा हूं, प्रेजेंट देख रहे हैं। तो जब इसका क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब अपन दूर वाली चीजों को देखते हैं जो कि हमारे से कितनी है? बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि लाइट ईयर्स में दूर है, तो अपन उसकी किस चीज उस चीज का क्या देखते हैं? पास्ट देखते हैं। लेकिन जब अपन अपने सराउंडिंग मीडियम में किसी भी चीज को देखते हैं तो हम उसका क्या देखते हैं? प्रेजेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेजेंट देखते हैं। When we look around surrounding medium, तो अपन किसकी बात करते हैं वहां पे? प्रेजेंट की। तो बताइए, ये जो डिस्टेंस होती है इसको कौन सी वाली डिस्टेंस बोला जाता है? स्टेलर डिस्टेंस। और इसको मेजर किस में किया जाता है? लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। अब एक और बात बताइए कि अगर मैं कंपेयर करता हूं यूनिवर्स को और अर्थ को, तो एज कंपेयर टू यूनिवर्स जो अर्थ है वो किसके बराबर है? एक तिनके के बराबर है। एक कण या फिर एक तिनके के बराबर होती है, क्योंकि जो अपना यूनिवर्स है वो क्या है? बहुत वास्ट है। ठीक है। यूनिवर्स इज वास्ट। और एज कंपेयर टू यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड ए स्पैक। स्पैक का मतलब होता है एक कण या फिर एक तिनका। देखिए, यह है एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ।
जब अपन खुले आसमान में देखते हैं तो हम तारों के पास्ट में क्या कर रहे हैं, वी आर पीपिंग इन टू दी पास्ट। पीपिंग का मतलब होता है ताक झांक करना। हम सितारों के किसको देख रहे हैं, हम तारों के किसको देख रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपन आसपास में देखते हैं तो हम अपने प्रेजेंट की बातें करते हैं, इनका कोई भी लेना देना है नहीं है। अब अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर हमें हमारे खुद के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। और लाइफ के बारे में पढ़ना तो पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में। और अर्थ के बारे में पढ़ना तो किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है और इसी सीक्वेंस में अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब मेरी बात एक और सुन लीजिए कि जो पूरा इवोल्यूशन जो चैप्टर है वो एक कहानी है, तो कहानी को कहानी की तरह ही लेंगे। और दूसरी बात कि कुछ बातें आपको इसमें ऐसी भी हो सकती है जो अपने रिलीजियस स्टोरी से रिलेटेड हो। तो अपन जब क्लास के अंदर हैं तो अपन बात किसकी करेंगे, साइंस की बातें करेंगे। और क्लास के बाहर होते तो किसकी बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे। क्योंकि दोनों को अपन एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जो किताबों में लिखा हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, साइंस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो चीजें अपन को फील होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग होती है, रिलीजियस के अकॉर्डिंग होती है। कुछ बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जब क्लास के अंदर है तो आपको मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये जो बात बताई गई है वो बहुत पुरानी है। तो ना तो तुमने देखी है, ना ही जिसने पढ़ाया है उसने देखी है, ना ही जिसने ये बताया है उसने देखी है। सारी की सारी क्या होती है, ये अटकलबाजी होती है। अटकलबाजी का मतलब होता है कि इमेजिनेशंस होती हैं। हिंदी में अटकलबाजी बोला जाता है कि जैसे कि जो मैंने सोच रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। समझ गए कि बात को, ओके। तो इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे, जॉर्ज लेमेटियर। नाम याद नहीं रखना है, मेरे को आता है इसलिए मैंने बता दिया है। उन्होंने एक थ्योरी बताई थी, बिग बैंग थ्योरी। नाम तो इसका सुना ही होगा। कौन सी थ्योरी है ये, बिग बैंग थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है। और ये हम जो बात कर रहे हैं वो बात है करीब अगर इस साल से पहले वाली एनसीईआरटी का आप पब्लिकेशन देखोगे तो आपको उसमें मिलेगा 20 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन अभी हाल में ही जो करेक्शन हुआ है, रिसेंटली जो करेक्शन हुआ है, उसमें इसको चेंज करके क्या लिख दिया गया है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और 20 बिलियन ईयर्स अगो भी एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है और 13.8 भी है, तो तुम्हारा सही वाला कौन सा माना जाएगा, 13.8, क्योंकि ये करेक्टेड है। तो देखो इसका ओरिजिन जो हुआ था कब हुआ था, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। मैं जो पुराना वाला था वो भी लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें पता रहे। ये तो है कौन सा, न्यू। और ओल्ड वाला कितना है, 20 बिलियन ईयर्स अगो। आगे बात करते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा। तो देखो इन्होंने बताया, किसने, जॉर्ज लेमेटियर ने बताया कि किसी समय पर एक डेंस एंटिटी रही होगी। क्या रही होगी, एक डेंस एंटिटी रही होगी। मैंने जो भी बोला है रही होगी, रही थी नहीं बोला है, रही होगी का मतलब क्या है, ऐसा हुआ होगा, कंफर्म नहीं है। सारी की सारी क्या है, इमेजिनेशन से ओनली। उन्होंने बताया कि अब इधर भी ध्यान दे लो, ये टॉपिक उठते टाइम नहीं लगेगा फिर। कि क्या बताया उन्होंने कि एक डेंस एंटिटी रही होगी, उसमें क्या हुआ होगा, एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ, जो ये ब्लास्ट हुआ, वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स। अब आप बोलोगे कि सर सोचने में तो क्या ही जाता है, पर आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, इतना बड़ा। ये जो एक्सप्लोजन था कैसा था, अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स। इसके बारे में आप क्या भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद में क्या हुआ होगा, धीरे धीरे हौले हौले जो यूनिवर्स है
वो क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। मान के चलिए अपने पास में एक बड़ा सा कोई एक क्या है, पत्थर है, स्टोन है, ठीक है, उसमें अपन ने क्या करवा दिया, ब्लास्ट करवा दिया। तो यहाँ पे जो स्टोन है उसको कंसीडर करना आपको एक डेंस एंटिटी थी, बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। उसमें क्या करवा दिया अपन ने, एक्सप्लोजन करवा दिया। उसकी वजह से हौले हौले धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो दूर जाते जाएंगे ना, उसके पार्टिकल्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब बताओ जब ये थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। लेकिन हौले हौले धीरे धीरे टाइम जैसे निकलता जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो अभी क्या कर रहा था, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगा, डाउन होने लगा। क्या होने लगा, डाउन होने लगा। अब देखो ये बताया गया है इस थ्योरी में कि जब ये ब्लास्ट हुआ था ना, क्या हुआ था, जब ये ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे कुछ फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, और उन फ्री एटम्स ने क्या कर लिया, कंडेंसेशन हो गया, आपस में मोलिकुलर फॉर्म बना दी। उसकी वजह से कुछ गैस का फॉर्मेशन हो गया था। और कौन कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रेजेंट थी ये। और जब ये गैस प्रेजेंट थी तो इसमें क्या हो गया, कंडेंसेशन। दिस गैस कंटेंस ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसका मतलब जब यूनिवर्स बना उससे पहले क्या हो चुका था, ग्रेविटेशन फोर्स का ओरिजिन हो चुका था। ये मैं नहीं बोलता, ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है, और मैं वही बोलूंगा जो इस थ्योरी में बोला गया है। ये जब कंडेंसेशन हो गया, हाँ अगर ये कुछ भी बोल रहा था, मैंने बोला ना कि सारी की सारी क्या है, इमेजिनेशन है, हुआ होगा, कंफर्म कुछ भी नहीं है, हुआ होगा, वही अपन को पढ़ना है। जब इनका कंडेंसेशन हो जाएगा तो हौले हौले धीरे धीरे ये किसका फॉर्मेशन कर लेती है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बोला जाता है नेबुला। क्या बोला, नेबुला। क्या बन गए, बहुत सारे नेबुला बन गए हैं। क्या बन गए हैं, नेबुला। कितने बने थे, बहुत सारे। कितने बने थे, बहुत सारे। मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन गई थी, जिनको क्या बोल दिया गया है, नेबुला। अब देखो काम की चीज, नेबुला कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मानी जाती है कि ऐसी कोई एक स्ट्रक्चर रही होगी। फिर बताया गया कि इन नेबुला में से, किन में से, इन नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था। इन नेबुला में से एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट वेरी वेरी हॉट था। और इस वेरी वेरी हॉट वाले पार्ट को तो अपन वो बोलते हैं ना, सन। इसलिए इस नेबुला का नाम रखा गया था फिर सोलर नेबुला। क्या रख दिया इसका नाम, सोलर नेबुला। और जिस सिस्टम के अंदर ये सोलर नेबुला पाया जाता है उसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सोलर सिस्टम। और इसी सोलर सिस्टम में, किसमें, इसी सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी पाई जाती है। सॉरी, मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में ही माना जाता है कि अपनी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो अर्थ का फॉर्मेशन है वो माना जाता है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। वापिस से देखिए, अगर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लाइफ कैसे आई। लाइफ के बारे में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अर्थ का ओरिजिन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ट्राई करते हैं, जॉर्ज लेमेटियर, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो ओरिजिन जो हुआ है यूनिवर्स का, कब हुआ है,
पहले उन्होंने बताया था कि 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, गलती से बता दिया था, अब उन्होंने करेक्शन करवा दिया है कि अब कब हुआ है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ है। उन्होंने बताया कि उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो रहा था तो एक डेंस एंटिटी रही होगी, और इस डेंस एंटिटी में क्या करवा दिया उन्होंने, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा दिया, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, विच इज अनइमेजिनेबल इन दी फिजिकल टर्म्स। जैसे जैसे इसमें एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स क्या करने लग गया था, एक्सपेंड करने लग गया था। जब ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, क्या हो रहा था, यूनिवर्स जब एक्सपेंड हो रहा था ना, तो अपन ने बताया था कि गैलेक्सी है, तो ऐसे क्या बन गया था, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन गई थी। ओके ओके, नो इशू। अपन पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में। अब कोई भी नहीं बोलेगा बीच में ना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर जो भी लाइफ फॉर्म्स हो रही है, उनकी जितनी भी हिस्ट्री रही है, उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोला जाता है। इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, दैट इज चेंजेस इन फ्लोरा। फ्लोरा इज यूज किया जाता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और जो फोना है वो यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स और प्लांट में मिलियंस ईयर्स अगो से या फिर करोड़ों वर्षों पहले से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दूसरी डेफिनेशन हमें पढ़नी है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी कंडीशन में, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज हो जाना, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, टू अनफोल्ड, टू अनरोल और टू रिवील हिडन पोटेंशियल। किसी भी चीज में क्या होती है, हिडन पोटेंशियल्स होती हैं। मान के चलिए कोई एक बिल्डिंग थी, उसमें मैंने क्या करवा दिया, ब्लास्ट करवा दिया, तो बिल्डिंग पहले से अच्छी सी बनी हुई थी, अब उसमें देखो क्या बन गया है, वो सलट गया है सब कुछ। तो उसमें क्या था, पोटेंशियल था कि वो उस एक अच्छी खासी बिल्डिंग से क्या भी बन सकता है, मलबा भी बन सकता है। फिर अपन ने बताया थी कि अगर हमें पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमन क्या है, एक लाइफ है। तो लाइफ कैसे आई है, लाइफ कैसे आई है, देन हमें पढ़ना पड़ेगा कि लाइफ कहाँ पे आई है। लाइफ आई है कहाँ पे, अर्थ पे। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो अर्थ कहाँ पे है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में। अगर हम इतना पढ़ लेते तो हमें पता लग जाएगा कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, और अर्थ पर वो जो लाइफ फॉर्म आई है या फिर बायोडाइवर्सिटी आई है, उसका इवोल्यूशन भी कैसे हुआ है। अगर हम खुले आसमान में ऊपर तारों की तरफ देखते हैं, सितारों की तरफ देखते हैं, तो हम उनके पास्ट में ताक झांक कर रहे हैं, वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। और ये जो डिस्टेंस होती है अपनी और वहां तक की, इनको बोला जाता है स्टेलर डिस्टेंस। और ये जो स्टेलर डिस्टेंस होती है, दैट इज मेजर इन दी लाइट ईयर्स। लेकिन जब अपन अपने आसपास के सराउंडिंग मीडियम में बात करते हैं, तो हम उनके किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की। जो यूनिवर्स होता है, दैट इज वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा है। और अगर अपन कंपेयर करते हैं यूनिवर्स को और अर्थ को, तो अर्थ यूनिवर्स के सामने क्या है, एक तिनके के बराबर है, एक कण के बराबर है, एक पार्टिकल के बराबर है, एक स्पेक के बराबर है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी का हमें सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी अकॉर्डिंग यूनिवर्स का ओरिजिन माना जाता है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। एक डेंस एंटिटी रही होगी, उस डेंस एंटिटी में क्या हुआ होगा, एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा। और ये छोटा मोटा नहीं था, लार्ज था, बहुत बड़ा था, विच कैन नॉट इमेजिन इन दी फिजिकल टर्म्स, जिसको अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी वजह से जब ब्लास्ट हुआ होगा, तो बहुत सारे पार्टिकल्स बने होंगे। उन पार्टिकल्स को या फिर जो भी एंटिटी बनती है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, गैलेक्सीज बन गया है। और धीरे धीरे ये क्या कर रहे होंगे, दूर दूर जा रहे होंगे। तो मतलब क्या कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और जब एक्सपेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे का मतलब क्या होता है, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में टेम्परेचर कभी तो क्या आएगा, कम आएगा। और उसमें जो गैस होती है हाइड्रोजन और हीलियम, वो जब नीचे आती है तो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। और कंडेंस होने के बाद में वो क्या बना लेती है, मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। और ये मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है नेबुला। और एक नेबुला ऐसा था जिसका सेंटर पार्ट इज वेरी वेरी हॉट, और इस वेरी वेरी हॉट पार्ट को बोला जाता है सन। और ऐसा नेबुला जिसके सेंटर पार्ट में सन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सोलर नेबुला। और जिस सिस्टम में ये सोलर नेबुला पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम बोला जाता है। और मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में ही ये माना जाता है कि हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, हमारी अर्थ की उत्पत्ति हुई है, हमारे अर्थ का ओरिजिन हुआ है। और वो कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहां से हमें दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ,
ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये कब माना जाता है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और आपको ये भी याद रखना है कि जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ या फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस टाइम पर अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था। ये जो एटमॉस्फेयर अपन जो बोलते हैं ये बाद में बना था, कब बना था वो भी आपको बताया जाएगा। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। इट वॉज फॉर्म्ड लेटर। ये बाद में बनाया। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हो गई है कुछ बातें जो एनसीईआरटी बोलती है, कुछ बातें और एनसीईआरटी बोलती है लेकिन वो यहाँ पे नहीं बोलती, थोड़ा सा आगे बोल देती है, लेकिन उसका लिंक इधर ही है। तो देखो जब ये एक्सप्लोजन हुआ होगा और अपन ने बताया था कि क्या बन गए थे, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन गए थे, और जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जाके जो वो एक डेंस एंटिटी टूटेगी तो कहीं ना कहीं तो उसके पार्टिकल जाकर के गिरेंगे ना, और जहां जहां पे भी वो गिरे वहां पर भी उसने क्या कर दिए, गड्ढे कर दिए। क्या बना दिया, डिप्रेशन बना दिया था। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे वो वाला डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, गड्ढे वाला डिप्रेशन है। ठीक है। अब धीरे धीरे हौले हौले स्लोली स्लोली होने क्या लगेगा कि आपने वो सुना है, लावा का नाम सुनते हो, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा जो बनता है गरम गरम होता है। हाँ, तो होने क्या लगा कि उस सरफेस पर ये पूरा का पूरा जो मोल्टन मास था ना वो स्प्रेड होने लग गया था, और इसी मोल्टन मास से भी देखो गर्म तो पहले से ही था वो, उससे कुछ क्या है, गैसें रिलीज होने लगी थी, जैसे कि वाटर वेपर, जैसे कि CO2, जैसे कि NH3, जैसे कि CH4। उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं होती है तो जो एनवायरमेंट होता है रिड्यूसिंग होता है कि ऑक्सीडाइजिंग होता है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो अपन ने पहले ही बोल दिया कि एटमॉस्फेयर तो पहले था ही नहीं, तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, और जो ऑक्सीजन नहीं थी तो जो, अब बता उस टाइम पे सन आ गया था क्या, अरे बोला ना भाई, सन सन आ गया था, और सन से जो लाइट आती है वो होती है सनलाइट। सन से जो लाइट आती है उसको क्या बोला जाता है, सनलाइट बोला जाता है। और सनलाइट में जो रेज होती है वो होती है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट बोला जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से ये जो H2O था जो कि वेपराइज फॉर्म में था, ये भी वापस से क्या होने लग गया था, टूटने लग गया था H2 और हाफ O2 में। किसमें, H2 और O2 में टूटने लग गया था। लेकिन ये जो ऑक्सीजन बनी थी ना, अब आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन आ तो गई, ये नहीं भाई, ये जो ऑक्सीजन आई थी इसने तुरंत रिएक्शन कर ली थी किससे, जो CH4 और NH3 से, और वापस से क्या बना दिया था, CO2 और H2O बना दिया था। और हौले हौले धीरे धीरे ये जो H2O था वो नीचे आने लगेगा, कौन से वाले फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जो H2O ये जो वेपर था ना वो किसकी फॉर्म में आने लगा था, बारिश की फॉर्म में आने लगा था, फेल एज रेन, पानी की बूंदों की तरह आने लगा था। और ये जो पानी की बूंदे हैं वो धीरे धीरे किस में भरने लग गई थी, उन डिप्रेशन में भरने लग गई थी जो पहले ही बन चुके थे। और उन्हीं डिप्रेशनों को विद पानी आज अपन किस नाम से जानते हैं, ओशियन के नाम से जानते हैं। नाम तो सुना ही होगा, प्रशांत महासागर। तो ये जो महासागर होते हैं, जो ओशियन होते हैं, वो उस टाइम के ही बने हुए गड्ढे हैं। अब ये वाले वो वाले गड्ढे नहीं जो अपने को रोड पे जाते हुए दिख जाते हैं, बहुत बड़े गड्ढे थे। और फिर ऐसा माना जाता है कि उसी पानी में क्या आया होगा, लाइफ आई होगी। इसलिए माना जाता है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो किसमें हुआ है, सी वाटर में हुआ है। ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे दी हुई है, लेकिन अपन इसको क्या करेंगे, एक ही जगह पे लिख देते हैं। देखिए इधर, कंडीशंस ऑन अर्थ। पहली बात तो ये कि यहाँ पे नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था ही नहीं, या फिर अपन बोल दें नो एटमॉस्फेयर। ठीक है। कुछ गैस है कि जैसे कि वाटर वेपर, CO2,
CH4NH3 released from molten mass। जो गर्म जो लावा होता है ना उसको मोल्टन मास बोलते हैं, इसकी वजह से ये गैस रिलीज हुई थी। और जो ये वेपराइज फॉर्म में जो H2O था, इसके ऊपर जब यूवी लाइट आई तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, H2 प्लस हाफ O2 में। देन ये जो ऑक्सीजन थी इसको अपन फ्री नहीं छोड़ेंगे, इस ऑक्सीजन ने क्या कर ली है, रिएक्शन कर ली है। और क्या बना दिया है यहाँ पे, CO2 एंड H2। अब देखिए क्या होगा, ये जो H2 है फेल एज रेन, और कहां पे हो जाएगा फिल, डिप्रेशंस। उन गड्ढों में ये पानी की तरह आने लग गया था, और इन्हीं गड्ढों को फिर किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रिमिटिव ओशियंस। और ये माना जाता है इन्हीं में क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेटेड। और लाइफ का ओरिजिन माना जाता है 4 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.5, और लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, 4। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 500 आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। 0.5 बिलियन या फिर 500 मिलियन आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। इसलिए बोला जाता है कि अलाइव का जो ओरिजिन है supposed to origin in सी वाटर। इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अर्थ का जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां पे हुआ है, किस में माना जाता है, वहां पे आएगा या तो सिंपल वाटर या फिर सी वाटर। अगर वो भी नहीं आता तो आप ये बता सकते हो ओशन वाटर। तो देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ वो बता चुके हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है वो भी बता चुके हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है वो भी बता दिया है। लेकिन अब इस ओरिजिन ऑफ लाइफ का पता लगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई है। ये जो अपन ने यहाँ पे क्या पता लगाया कि हुआ होगा, इसके लिए भी क्या है, अलग अलग थ्योरीज दी गई है। अलग अलग टोटल कितनी है, 5 थ्योरी है। अच्छा 5 थ्योरी देने का रीजन क्या है, 5 थ्योरी इसलिए दी जाती है कि अगर पहली वाली सही होती तो सेकंड वाली नहीं पढ़ते, सेकंड वाली सही होती तो थर्ड वाली नहीं पढ़ते, थर्ड वाली सही होती तो फोर्थ वाली नहीं पढ़ते, फोर्थ वाली सही होती तो फिफ्थ वाली नहीं पढ़ते। अब फिफ्थ के बाद में सिक्स नहीं पढ़ी, इसका मतलब सबसे बेटर वाली कौन सी है, सबसे एक्सेप्टेड कौन सी है, फिफ्थ वाली है। जैसे ये भी हुआ यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए एक ही साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बाकी किसी ने ट्राई ही नहीं किया, तो जो उसने बोल दिया वही सत्य है और वही अपन आज पढ़ रहे हैं। हाँ नोट करिए।